गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया में। और मैं हूं अमन सर, आप सभी के समक्ष फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ गया है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं फिजिक्स के। आपको बच्चों ध्यान रखना है कि आपको टोटल 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके बच्चों, अरे हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया में। बच्चों, मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं। सब्जेक्ट है फिजिक्स और आप सभी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप अपनी तैयारी का जो स्पीड है उसको भी बढ़ा दीजिए और अपनी तैयारी पे एकदम पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि एग्जाम जो दिया हुआ समय है उसी समय पे होगा। इस बात का ध्यान रखिए, पोस्टपोन वगैरह होने का कोई चांस नहीं है। तो मैं आज आप सभी के लिए फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स का मॉडल सेट सॉल्व करने वाला हूं आप सभी के लिए। और एक बात का बच्चों आप ध्यान दें, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं इस बारे में, तो मैं उनको बता दूं कि आपको 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसमें से 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स आपको 35 ही मिलेगा। ओके, सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव वाला जो सेट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 35 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। इसीलिए जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से, जिसपे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होगा, है ना, उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। ओके बच्चों, तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। और जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप पढ़िए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज, ओके, यानी कोई हॉलो स्फीयर है जो कि चार्ज्ड है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आंसर होगा 0, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है charge on a capacitor of capacity 1 microfarad connected to a source of 1 volt will be, यानी कि हमें किसी कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट करना है। ओके, और उसकी कैपेसिटी दे रखी है कितनी, 1 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज कितना दे रखा है, 1 वोल्ट। ओके, तो अपन जानते हैं कि सर Q और इक्वल्स टू होता है C इंटू V, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, ओके, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, तो आंसर होता है ड्रिफ्टिंग होता है। कैसा होता है भैया, ड्रिफ्टिंग, याद रखिए। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, तो ये भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, ध्यान रखिए, है ना। किलोवाट आर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन पर आधारित है, तो आंसर होता है एनर्जी। किसके पे आधारित है भैया, एनर्जी पे, एनर्जी के कंजर्वेशन से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है, ध्यान से देखिए, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, फ्री स्पेस की परमिटिविटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरेड इज चार्ज्ड विद 10 वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज, तो एनर्जी कैपेसिटर का होता है हाफ CV², ये फॉर्मूला या लगा देना आप, ये हो जाएगा हाफ C का वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके, और V है
10 इंटू 10, तो यहां से 2 से सॉल्व करोगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ओके, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 1D ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच जनरेट्स। 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो क्या जनरेट करती है, तो ऑप्शन 4 आपको गिवन है, आपको सही आंसर चुनना है, तो आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज। क्या जनरेट करती है, तो हाई वोल्टेज। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज 1 एम्पेयर। Okay, if the charge of an electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, then the number of electrons flowing through any section of the wire per second is। तो सर I इक्वल्स टू होता है Q बाय T, और Q को लिखते हैं N इंटू E, तो N इंटू E बाय T। तो सर N बाय T का मान पूछा है आपसे, तो वो हो जाएगा I अपॉन E के बराबर, और I का मान दे रखा है 1 और E का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो डिपेंड्स ऑन। यानी डायनेमो का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरेड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी। यानी हमें कैपेसिटेंस पूछा है बड़े ड्रॉप का, तो छोटे छोटे कितने ड्रॉप है, 64, इससे मिलके एक बड़ा बनता है, बड़ा ड्रॉप बनता है। तो छोटे ड्रॉप का रेडियस मान लो स्मॉल आर, और बड़े ड्रॉप का रेडियस मान लो कैपिटल आर। तो ये देखिए 64, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। तो 64 गुना 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया सभी छोटे जो ड्रॉप है उन सभी का वॉल्यूम, और ये बराबर होगा किसके, बड़े वाले वॉल्यूम का, बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम का, है ना। तो यानी 4/3 पाई आर क्यूब, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर का मान हो जाएगा आपका 4R के बराबर। अब जो ये कैपेसिटेंस होता है, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे कैपिटल आर का मान कितना है, 4R, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स आर। ओके ना। अब आप एक चीज बताइए कि जब स्मॉल रेडियस की अगर आप बात करें, स्मॉल रेडियस, तो स्मॉल रेडियस के लिए कैपेसिटेंस कितना था, 5 माइक्रोफैरेड। तो नया वाला जो कैपेसिटेंस होगा वो 4 टाइम्स जो सारे छोटे वाले, क्योंकि आर सी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो आर के जगह हम लोग सी लिख देंगे, तो सभी छोटे वाले के प्रोपोर्शनल होगा। तो 4 टाइम्स सी का मान कितना दे रखा है, 5 माइक्रोफैरेड, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरेड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज। कह रहा है कि जब मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी। ओके आगे बढ़ते हैं, क्या रखा है 13 नंबर में, अ करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स, द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। तो हमें हीट पूछा है, तो हीट बराबर होता है V स्क्वायर बाय R इंटू टी। अब V दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर बाय R कितना रेजिस्टेंस 5 है ना, और इनटू टाइम है 20 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदल दीजिए तो 60 सेकंड। अब आंसर कैलोरी में करना है, तो डिवाइड कर दीजिए 4.2 से, तो आंसर किस में आएगा, कैलोरी में। सॉल्व करिएगा आप तो आपको आएगा 2800 कैलोरी, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। आगे चलिए अगला है 15 में है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ ट्यूब,
ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर, कह रहा है कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ ऑफ ट्यूब इंक्रीज किया जाए तो क्या मैग्नीफाइंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 16, फॉर अ लाइट रे पासिंग थ्रू अ प्रिज्म angle of incidence I1 and angle of emergence is I2 in case of minimum deviation of the ray which option is correct, तो minimum deviation में कौन सा सही होगा, तो सही होगा I2 is greater than I1, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस जो है ना, वो ज्यादा होना चाहिए किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी विल बी, तो सर 25 को बाइनरी में बदलते हैं, तो लीजिए सर 2 से ये 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर 2 से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा कुछ नहीं तो 0, 2 से 3 टाइम्स में कितना बचेगा कुछ नहीं तो 0, 2 से 1 टाइम्स में कितना बचेगा 1, फिर 2 से 0 टाइम्स में कितना बच गया 1। अब नीचे से ऊपर लिखिए तो 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में दे रखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज, ओके तो हम जानते हैं कि सर फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9 के बराबर, तो 1/एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 गुना 10 का पावर 9। तो अब इस जगह पे रख दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ओके अब 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह ये रख दीजिए और क्यू के जगह रख दीजिए 10 माइक्रोकूलम, क्यू के जगह क्या रख दीजिए 10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू के जगह है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो गया, और 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह लिखेंगे 4 पाई इंटू 9, तो ये हो जाएगा 36 पाई और गुना 10 का पावर 9, तो ये हो जाएगा 9 36 पाई गुना 10 का पावर 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे पावर 1 है तो 3 1 4, तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, विच सीरीज फॉल्स इन अ विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कौन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में, तो बामर सीरीज, ओके। अगला चलते हैं 20 नंबर, द phenomenon of bending of light ray at sharp edge is called diffraction। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए यहाँ है बी यहाँ है, ऑफ द सर्किट एलिमेंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज, तो यहाँ देखिए ये दोनों पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। अब 5 और 4 ये दोनों सीरीज में होगा तो 5 गुना 4 बटा 5 + 4 यानी हो जाएगा 20/9, तो सी इक्विवेलेंट आ गया 20/9 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर में है द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ LM इज, तो हमें पता है कि सर मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ का छोटा होता है, तो ये हो जाएगा 5/6 ऑफ LG। अगला 23 में क्या रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर इज, ओके तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन में म्यू डेंसर, ओके ना बच्चों। तो साइन इनवर्स म्यू रेयरर कौन सा हो जाएगा 4/3 और म्यू डेंसर कौन सा हो जाएगा 3/2, है ना। तो 4 × 2 8 हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 8/9 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, है ना बच्चों। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड देन फ्रिंज विड्थ विल बी, तो सर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू कैपिटल D/स्मॉल d,
यानी फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लैम्डा के, हाँ या ना। अब अगर लैम्डा को डबल करोगे यानी वेवलेंथ को डबल करोगे तो बीटा भी डबल हो जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन में क्या रखा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज है बच्चों, है ना, और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है 24 सेंटीमीटर पे रखा है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड, है ना, लेंस कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो फॉर्मूला लगा देना m बराबर f बटा f प्लस u, m जो है पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो m बराबर +3, f आपको निकालना है और u 24 सेंटीमीटर है तो लेंस के साइड रखोगे तो ये माइनस में लिखोगे, यहां से f को सॉल्व करोगे 36 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या रखा है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन LCR सर्किट इज, तो LCR सर्किट के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है XC बराबर XL, तो XC को लिखते हैं 1/ωc, XC को क्या लिखते हैं 1/ωc और XL को लिखते हैं ωL, तो यह कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। चलिए अगला 27 नंबर, 27 नंबर में क्या है, an alternating current in a circuit is represented by I equals to 50 cos 100 pi into t, the frequency of the alternating current is, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है I equals to I नॉट cos ओमेगा t, इसका मतलब ओमेगा का मान दे रखा है 100 पाई, ये देखिए यहाँ ओमेगा है और यहाँ 100 पाई है, तो ओमेगा का मान 100 पाई और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई f, ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई f, और ये 100 पाई के बराबर, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 कितने बार में, 50 बार में, तो फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज हो गया, 50 हर्ट्ज हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रूस्टर लॉ इज, ब्रूस्टर का लॉ कौन सा है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो म्यू बराबर होता है 10IP। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 29, बीटा डीके प्रोड्यूसेज, बीटा डीके क्या होता है, तो भैया बीटा डीके में एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, मास नंबर चेंज नहीं होता, इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आइसोबार्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसका सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, तो गामा रेखा, किसका होता है, गामा रेखा। अगला 31, the relation between de Broglie wavelength lambda and momentum p is, तो lambda बराबर होता है h/p, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ, ट्रांसफॉर्मर का कोर किससे बनाया जाता है, तो सॉफ्ट आयरन से, किससे बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से। चलिए आगे 33, Which of the following is not accelerated by electric field, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन एक्सेलरेटेड नहीं होगा, वो नहीं होगा जिसके पास चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो ये हो जाएगा। 34 में आते हैं, द रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ 2 एटम इज दिस, है ना, रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस इज, तो न्यूक्लियर रेडियस हमें क्या रखा है, ओके तो ये एटॉमिक नंबर एक्चुअल नहीं दिया हुआ है, ये भैया यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये मास नंबर है भैया, ओके तो R इक्वल्स टू R0 a का पावर 1/3 होता है, तो यहाँ पे R0 तो दोनों के लिए सेम होगा, आप क्या करना R1/R2 कर देना और इसको यहाँ लिख देना 1/27, है ना, और इसका पावर 1/3, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा आंसर 1/3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे है भू तरंगों के लिए आवृत्ति, सॉरी फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ग्राउंड वेव शुड बी, यानी ग्राउंड वेव के लिए क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होना चाहिए, तो सही आंसर है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच, है ना। अब ये आंसर तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो मोस्ट कन्वीनियंट आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये बहुत ही कम हो गया, और ये 10⁵ ये बहुत ज्यादा हो गया, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे, अगला है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल थ्रू एन एंगल थीटा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, तो ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर PE 1 - cos थीटा, ये याद रखिए। आगे 37,
द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी करंट कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, और यही पी टाइप होता तो होता आंसर होल। ठीक है, चलिए 38 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। किसका पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होता है? तो गामा रेज का होता है। किसका होता है? गामा रेज का। 39 में दे रखा है और न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट दिस है ना एमिट्स फर्स्ट अल्फा पार्टिकल देन बीटा पार्टिकल। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा रिजल्टेंट न्यूक्लियस का? तो ये देखिए ये x है 84 है 202, तो पहले अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 से कमी हो जाएगा तो ये 82 हो जाएगा, मान लीजिए y बन गया, और ये हो जाएगा 198। फिर बीटा पार्टिकल निकल गया तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, ये मान लीजिए Z हो जाएगा, और इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा तो 83 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। क्या रखा है? इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। आगे द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस of any circuit is 12 ohm and 15 ohm respectively. The power factor of circuit will be, तो पावर फैक्टर cos phi का फॉर्मूला होता है R by Z। ओके, तो R कितना है भैया? 12 ओम, और Z कितना है? 15, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 पचा 15, यानी 0.8 हो जाएगा cos phi का मान। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन बी। 42 नंबर में क्या दे रखा है? इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज, तो आंसर होगा 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने 42 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके लिए। आपको ध्यान रखना है, आपको 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए आप तैयारी करते रहिए, हम आपको और मॉडल सेट के सॉल्यूशंस ला करके देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।